Hello friends, today we will see the next part of our second chapter, second law of thermodynamics. Okay, before starting, I would like to revise what we have studied until now. So we have seen limitation of first law, that is need of second law. Second law की नीड हमें क्यों पड़ी, क्योंकि फर्स्ट लॉ के कुछ लिमिटेशन थे, वो लिमिटेशन दूर करने के लिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। जैसे कि किस डायरेक्शन में प्रोसेस हैपन होगी या कितने अमाउंट में एनर्जी कन्वर्ट होगी, ये सब चीज़ों का पता हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स चलता है। ओके, तो बेसिकली देर आर टू स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ. फर्स्ट इज केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट. Kelvin Planck statement tells us that it is impossible for a machine to convert all supplied energy into work done. Okay, it is impossible to construct a machine which convert all supplied energy into work done. मतलब ऐसी मशीन हम बना ही नहीं सकते कि जिसमें आप जो भी हीट सप्लाई कर रहे हो वो पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट हो जाए, मतलब कुछ भी रिजेक्ट नहीं होगा. Okay, it is impossible. So what is possible? Machine will take heat, convert some part of that heat into work, and some part will be rejected. Okay, so this heat rejection is very essential कि आप इस heat rejection को कैसे भी ज़ीरो नहीं कर सकते हो. क्लियर? आप जो भी हीट सप्लाई करेंगे वो पूरी की पूरी वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी, उसका कुछ पोर्शन वर्क में कन्वर्ट होगा और कुछ एटमॉस्फेयर को रिजेक्ट होगा. सो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ मशीन टू कन्वर्ट ऑल इट्स सप्लाइड एनर्जी इनटू वर्क डन. So basically this is Kelvin Planck statement for second law of thermodynamics, and on this heat engine runs. तो हीट इंजन में क्या रहता है हमने कल देखा, दिस इज सोर्स. सोर्स मीन्स जहाँ से हमें हीट सप्लाई करेंगे हाई टेम्परेचर होगा हीट इंजन को, और सिंक जिसको हीट इंजन हीट रिजेक्ट करेगा, ये वाला. दिस इज सोर्स. सोर्स से हीट लेगा और सिंक को हीट रिजेक्ट करेगा और कुछ वर्क जनरेट हो रहा है. सपोज क्यू एस हीट हमने सप्लाई की तो हमें डब्ल्यू वर्क मिला और क्यू आर हीट रिजेक्ट हो गई. क्लियर? सो हमने कल इसकी इफिशिएंसी देखी. इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज आउटपुट अपॉन इनपुट. आउटपुट क्या है? वर्क डन. हमें क्या मिल रहा है? वर्क डन. और इनपुट क्या है? हम हीट सप्लाई कर रहे हैं. ओके, और इस डब्ल्यू का हम लिख सकते हैं क्यू एस माइनस क्यू आर अपॉन क्यू एस. सो दिस इज इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन. हीट इंजन इज वर्क ऑन केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट. ओके, मतलब इसको कॉन्ट्ररी हम क्या बोल सकते हैं कि कोई भी हीट इंजन की इफिशिएंसी 100% नहीं रहेंगी. मतलब ये हीट इंजन है, इसको हमने इनपुट दिया और आउटपुट हमें उतना ही मिला, ऐसा होता है. किसी भी इंजन की इफिशिएंसी 100% नहीं रहती है, क्योंकि कुछ पार्ट यहाँ पर रिजेक्ट हो रहा है, मतलब पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं हो रहा है. ओके, बोथ आर सेम. नो हीट इंजन विल हैव 100% efficiency. दिस इज ऑल्सो अ मीनिंग ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट. ओके, उसके बाद हमने देखा क्लॉसियस स्टेटमेंट. क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या बोलता है कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ डिवाइस टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर. ओके, किसी भी डिवाइस के लिए ऑटोमेटिकली लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी को हीट ट्रांसफ़र होना इम्पॉसिबल है. तो ये कब पॉसिबल होगा? जब हम उसे वर्क सप्लाई देंगे. सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच ट्रांसफर हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर बॉडी टू हाई टेम्परेचर बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल एड. यह हमारी एक्सटर्नल एड या एक्सटर्नल हेल्प है. विदाउट दिस नो डिवाइस कैन ट्रांसफर हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर बॉडी टू हाई टेम्परेचर बॉडी. क्लियर? ऐसा नहीं होगा. ये डिवाइस लगाया आपने, ये लो टेम्परेचर बॉडी है और ये हाई टेम्परेचर बॉडी है.
ये हाई सॉरी ये हाई टेम्परेचर बॉडी और ये लो टेम्परेचर बॉडी और ये हीट सप्लाई करेगा ये दिस इज नॉट पॉसिबल जब तक अनटिल एंड अनलेस यू सप्लाई वर्क दिस हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर बॉडी टू हाई टेम्परेचर बॉडी विल नॉट पॉसिबल। जैसे हमारा रेफ्रिजरेटर ऑटोमेटिक चीज़ों को कूल नहीं रखता है। जब तक आप रेफ्रिजरेटर को इलेक्ट्रिक वर्क नहीं देते हो तब तक रेफ्रिजरेटर किसी चीज़ को कूल नहीं मेंटेन करेगा। ओके, तो अब इसके दो एप्लीकेशन है, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप। दोनों का भी कंस्ट्रक्शन सेम है, मतलब सोर्स रहता है, सिंक रहता है, आप वर्क सप्लाई करते हो। लेकिन जब आपको चीज़ या कोई बॉडी कूल मेंटेन करनी है तब आप रेफ्रिजरेटर यूज़ करोगे, क्योंकि उसका सारा दिन यहाँ पर रहेगा उसकी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, इसका टेम्परेचर ज़्यादा क्यों ना बढ़े। और अगर आपको कोई चीज़ को गर्म या हॉट मेंटेन करना है रिलेटिव टू एटमॉस्फेयर, तो इसको आपको हॉट मेंटेन करना है तो आप यूज़ करेंगे हीट पंप। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, बॉडी को कूल मेंटेन करता है, हीट पंप क्या करता है, बॉडी को हॉट मेंटेन करता है। दोनों का वर्किंग कंस्ट्रक्शन सब सेम है, उसका COP भी हमने लिखा। रेफ्रिजरेटर में हमारा पूरा ध्यान रहता है कूल करने के ऊपर, तो हीट रिजेक्ट हमारा आउटपुट रहता है जिसको हम इनपुट W देते हैं, तो उसका COP आता है QR/W। ये हो गया रेफ्रिजरेटर का COP। हीट पंप में हम क्या करते हैं, हमें बॉडी को हॉट मेंटेन करना होता है, तो हमारा पूरा ध्यान इस हीट सप्लाइड पर रहता है, तो इसका COP क्या आएगा, हीट सप्लाइड अपॉन वर्क डन। यहाँ पर हमें वर्क दे रहे हैं। ओके, QR हीट रिजेक्टेड अपॉन वर्क डन, COP ऑफ रेफ्रिजरेंट, हीट सप्लाइड अपॉन वर्क डन, COP ऑफ हीट पंप। दोनों के बीच में एक रिलेशन है, ये COP ऑफ हीट पंप इज ऑलवेज ग्रेटर देन COP ऑफ रेफ्रिजरेटर बाय 1, एक से ज़्यादा रहता है। रेफ्रिजरेटर का COP अगर 4 रहेगा तो उसी टेम्परेचर रेंज में काम करने वाले हीट पंप का COP रहेगा 5, लाइकवाइज। अब ये आज का पार्ट देखेंगे हम, ये दोनों भी जो स्टेटमेंट है केल्विन प्लैंक और क्लॉसियस स्टेटमेंट, ये दिखने में या पढ़ने में ज़रूर अलग अलग होंगे, लेकिन इनका मीनिंग एक ही है, मतलब बोथ स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट। व्हाट इट मीन, इफ एनी स्टेटमेंट वायलेट्स अदर स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली विल गेट वायलेट। अगर एक स्टेटमेंट रॉन्ग प्रूव हुआ तो ऑटोमेटिकली दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग प्रूव होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोनों का जो इन शॉर्ट जो मतलब है वो एक ही है। अब दोनों कैसे इक्विवेलेंट है हम देखेंगे। सो टुडेज अवर बीट इज इक्विवेलेंस ऑफ केल्विन प्लैंक एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट, मतलब उन दोनों कैसे इक्विवेलेंट है प्रूव करने वाले, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सो व्हाट वी विल कंसिडर, वी हैव वन सोर्स एंड सिंक, in between one heat engine and one refrigerator is working। ओके, जो अब ये दोनों भी नॉर्मल है, मतलब ये हीट रिजेक्ट करेगा, सपोज इसको QL बोलेंगे, यहाँ पर QL है। ओके, अब दूसरी हमने क्या कंसिडर किया, सोर्स, एक कॉमन सोर्स और सिंक के बीच में हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर वर्क कर रहे हैं, और हीट इंजन जो भी वर्क प्रोड्यूस करेगा वो रेफ्रिजरेटर को दे देगा ताकि रेफ्रिजरेटर वर्क कर सके। ओके, अब ये हो गया हमारी नॉर्मल चीज़, ये हमारा हीट इंजन, ये हमारा रेफ्रिजरेटर। हीट इंजन क्या कर रहा है, सोर्स से QH हीट ले रहा है, W वर्क प्रोड्यूस कर रहा है और QL रिजेक्ट कर रहा है। और रेफ्रिजरेटर क्या कर रहा है, QL हीट ले रहा है, इधर से W आ रहा है और कुछ हीट इस सोर्स को सप्लाई कर रहा है। ठीक है, ऐसा हमने अज्यूम किया। ठीक है, ये तो जनरल था। अब हमें क्या करना है, हमें दोनों का इक्विवेलेंस प्रूव करना है। ओके, मतलब दोनों का मतलब एक ही है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा कंसीडर करेंगे कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट फॉल्स है और क्लॉसियस स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, सो व्हाट वी आर अज्यूमिंग, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट इज फॉल्स, दैट इज हीट इंजन कैन कन्वर्ट ऑल सप्लाइड हीट इनटू वर्क। मतलब हीट इंजन
हीट इंजन को आप जो भी हीट सप्लाई करोगे वो पूरी की पूरी वर्क में कन्वर्ट हो रही है, ऐसा हमने अज्यूम किया। हमने क्या अज्यूम किया, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट फॉल्स है। तो हमें क्या मिला, जो भी सप्लाइड हीट है QH वो पूरी की पूरी वर्क में कन्वर्ट हो रही है, मतलब वर्क इक्वल्स टू QH। यहाँ पर हीट रिजेक्ट नहीं हो रही क्योंकि हमने ऐसा अज्यूम किया है कि हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% है या केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट गलत है। ओके, अब देखो ये रेफ्रिजरेटर ने QL हीट एक्सट्रैक्ट की फ्रॉम सोर्स सिंक, उसे W आके मिला यहाँ पर, तो टोटल कितना रिजेक्ट होगा, QH प्लस QL। समझ में आ गया, ये QH पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट हो गया, मतलब QH वर्क हमने रेफ्रिजरेटर को सप्लाई किया। अब एक QL प्लस QH दोनों मिला के सोर्स को रिजेक्ट होंगे, बराबर, या सप्लाई होंगे, QH प्लस QL। अब ठीक गौर से देखो, यही QH ऐड हो रहा, यही इधर से बाहर आ रहा और यही फिर से इस तरफ जा रहा, मतलब हम QH को निकाल सकते हैं। हम QH ऐड कर रहे हैं और QH निकाल रहे हैं, तो सोर्स के पास कुछ चेंज होगा क्या, कुछ भी नहीं। एक बात ध्यान से देखो, हमने QH सप्लाई किया और QH रिजेक्ट किया, सोर्स को कुछ फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं। तो इन शॉर्ट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से ये QH तो हमने निकाल दिया क्योंकि वही हम निकाल रहे हैं, तो QH को कैंसिल हो गया, जितना QH डाल रहे उतना ही निकाल रहे, मतलब उसका इफेक्ट नल हो गया। ओके, मतलब इन शॉर्ट हम क्या कर रहे हैं, ये QH को निकाल नहीं रहे, QH सप्लाई भी नहीं किया और निकाला भी नहीं, QH को हमने निकाल दिया। तो हमें क्या मिला, QL यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो गया और QL ही सोर्स को सप्लाई हुआ और वर्क डन 0। ओके, इसको मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। यहाँ पर QH आया, यहाँ पर QL आया, दोनों मिला के सोर्स को रिजेक्ट हो गए या सप्लाई हो गए। ओके, अब देखो QH हम ऐड कर रहे हैं और QH निकाल रहे हैं, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो हम QH को ही निकाल देते, QH ऐड करके निकाल रहे, इसका मतलब QH का वहाँ पर कोई रोल है ही नहीं। हमने 5 ऐड किए और 5 सब्सट्रैक्ट किए, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, 5 को किसी चीज़ में हमने 5 ऐड किए और 5 माइनस कर दिया, कुछ फर्क पड़ रहा है, तो हम ये पार्ट ही निकाल देंगे ना, इसको तो इसका वैल्यू 0 हो रहा है। सिमिलरली QH सप्लाई किया और QH निकाल लिया, कुछ फर्क पड़ रहा है क्या, कुछ नहीं, तो हमने QH निकाल दिया। तो जहाँ जहाँ पर भी QH है वो चला गया, ये बाय मिस्टेक QH है यहाँ पर, ये एक्चुअली QL है, तो ये हमारी नई फिगर बनी। ओके, मतलब QL हीट एक्सट्रैक्ट हो गई और उतनी हीट सोर्स को सप्लाई हुई और यहाँ से वर्क डन भी 0 है, मतलब विदाउट एनी एक्सटर्नल एड उस रेफ्रिजरेटर में लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी को हीट सप्लाई की। दिस इज वायोलेशन ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या बोलता है, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ मशीन और डिवाइस टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी टू हाई टेम्परेचर बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल एड। मतलब लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी को आप ऑटोमेटिकली हीट सप्लाई नहीं कर सकते, और यहाँ पर आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी को हीट सप्लाई हो रही है, मतलब क्लॉसियस स्टेटमेंट भी फॉल्स प्रूव हुआ। क्यों प्रूव हुआ, क्योंकि हमने केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को फॉल्स कंसीडर किया था। ओके, इसका मतलब अगर केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट फॉल्स प्रूव होता है तो क्लॉसियस स्टेटमेंट भी फॉल्स प्रूव होगा। या इसका उल्टा भी कर सकते हैं, अगर क्लॉसियस स्टेटमेंट को अगर हमने फॉल्स प्रूव कर दिया तो ऑटोमेटिकली केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट भी फॉल्स प्रूव होगा। ओके, दिस इज इक्विवेलेंस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इक्विवेलेंस ऑफ केल्विन प्लैंक एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो आप एग्जाम में क्या क्या करेंगे, आप सबसे पहले ऐसे एक डायग्राम बनाएंगे, ये सिंक है, ये सोर्स, ये रेफ्रिजरेटर, ये वर्क हीट इंजन का हीट इंजन, ये QS, ये QR, ये QR, ये QS। आपने एक हीट इंजन और एक रेफ्रिजरेटर
अज्यूम किया, ये पहले इसमें डायग्राम निकालेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, बाद में आप ये डायग्राम निकालेंगे और उसमें एक्सप्लेन करेंगे कि हमने केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को फॉल्स कंसीडर किया। ओके, ये होने के बाद हमें नई डायग्राम मिलेगी ऐसे, उसको भी आके एक्सप्लेन करेंगे और लास्ट में आप लिख सकते हैं कि ये दोनों एक ही है। ओके, ये तीनों डायग्राम आपको स्टेप बाय स्टेप निकालना है और स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करना है मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, या यहाँ पर हमने क्या किया, इसको फॉल्स बनाया, फिर क्यू एल को मिल गया, सप्लाई हो गया, क्यू एच बाहर अंदर जा रहा, बाहर आ रहा, क्यू एच को नेगलेक्ट कर दिया, तो हमें ये मिला। तो ये तीनों डायग्राम आप बनाएंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे, आपको 7 या 8 मार्क आराम से मिल जाएंगे। ओके, सो आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखी, इक्विवेलेंस ऑफ केल्विन प्लैंक एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट, जो एग्जाम में बहुत बार आ गई है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कार्नोट साइकिल पढ़ने वाले हैं, तो उसके पहले हम थोड़ा फ्रिक्शनल के बारे में या रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में जानेंगे। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, ये आप सबको मालूम है कि जो प्रोसेस जैसे हैपन हुई उसी पाथ से वापस आ सकती है विदाउट लिविंग एनी ट्रेस, उसे हम कहेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब जो प्रोसेस किसी भी इंस्टेंट को रिवर्स की जा सकती है उसे उसी पाथ से, उसे कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, और जो प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होती है, मतलब एक बार वो स्टार्ट होने के बाद वापस आ नहीं सकती, उसे कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो पूरे यूनिवर्स में ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है कि जो रिवर्सिबल है, मतलब वो प्रोसेस एक पाथ से हैपन हो रही है और आपको लगा कि उसे वापस आना चाहिए, तो यही से फिर उसी पाथ से वापस आएंगे, इसे कहेंगे हम रिवर्सिबल प्रोसेस, कि जो वापस आई तो समझेगा भी नहीं। फॉर एग्जांपल हमारा पटाखा रहता है बॉम्ब, वो फट गया तो चितड़े चितड़े उड़ते। ओके, अब वो चितड़े मिला मिला के बॉम्ब तैयार होता है क्या? अगर ऐसा हो पाया तो हमें कभी पता भी नहीं चल पाएगा कि बॉम्ब फटा था। वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। हमने फटाखा को जलाया, फटाखा फट गया, चितड़े उड़ गए, दिस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर वही चितड़े और वो हीट एनर्जी अगर वापस आ जाती है और फिर से फटाखे में चली जाती है उसी रास्ते से, और फटाखा एज इट इज बन जाता है, तो हो गया रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ऐसा होता नहीं है। द प्रोसेस विच कैन गेट बैक एट एनी इंस्टेंट टू इट्स इनिशियल स्टेट थ्रू सेम पाथ, इट इज़ कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। और जो इम्पॉसिबल है, नेचर में कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है। और जो बाकी बची हुई वो रिवर्सिबल के अलावा इरिवर्सिबल, हम जो भी देखते ऑब्जर्व करते हैं वो सभी इरिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब वो वापस पहले स्टेट में नहीं आ सकती है। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से, वो वापस नहीं आ पाती। ओके, और भी कुछ फैक्टर है जिसकी वजह से ये इरिवर्सिबिलिटी आती है या प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं हो सकती है। पहला मेन है फ्रिक्शन, अनरिस्ट्रेन्ड एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, मिक्सिंग, हीट ट्रांसफर, inelastic deformation. These are the chemical reaction. These are the some reasons for irreversibility. ओके, इरिवर्सिबिलिटी मतलब इन चीज़ों की होने की वजह से वो वापस नहीं जा पा रही है, रिवर्सिबल नहीं हो पा रही है। तो जनरली उसके लिए दो टाइप के फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है, इंटरनल फ्रिक्शन और एक्सटर्नल फ्रिक्शन। एक्सटर्नल फ्रिक्शन मतलब पिस्टन सिलेंडर के बीच में जो फ्रिक्शन है वो एक्सटर्नल फ्रिक्शन, और इंटरनल फ्रिक्शन मतलब लिक्विड या फ्लूइड या मॉलिक्यूल के अंदर जो फ्रिक्शन है वो इंटरनल फ्रिक्शन। वो दोनों भी फ्रिक्शन की वजह से प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं हो पाती। अगर हमने वो दोनों भी फ्रिक्शन ज़ीरो कर दिए तो प्रोसेस रिवर्सिबल हो जाएगी, लेकिन ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ओके, सो इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब उसमें इंटरनल फ्रिक्शन नहीं है, सिर्फ एक्सटर्नल फ्रिक्शन है, इंटरनली वो इरिवर्सिबल है। और एक्सटर्नल रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब इंटरनल उसमें फ्रिक्शन है और एक्सटर्नल नहीं है। अगर ये दोनों भी फुलफिल है, मतलब एक आधी प्रोसेस इंटरनली भी रिवर्सिबल है और एक्सटर्नली भी रिवर्सिबल है, तो हम इसे टोटल रिवर्सिबल या सिर्फ रिवर्सिबल बोल सकते हैं। मतलब उसमें इंटरनल फ्रिक्शन भी नहीं है और एक्सटर्नल फ्रिक्शन भी नहीं है। समझ में आ गया? तो ये था आज का पार्ट जो हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी, इक्विवेलेंस ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट और रिवर्सिबिलिटी
मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगले इसमें हम थोड़े से न्यूमेरिकल देखेंगे और बाद में हम कैरनॉट साइकिल देखेंगे।